उनके अगेंस्ट जो है एफआईआर इस तरीके से लिखवा दी गई थी मेरे परिवार के खिलाफ कि लड़की का अपहरण करके ले गया है ज़बरदस्ती बहला फुसला कर। अब आप यहाँ पे हो, आपको कोई भी माइकल लाल टच नहीं कर सकता, ना ये कर सकता है जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ से प्रयागराज से कहीं भी जाना हो तो कैसे जाऊँ और कहाँ जा कर के काम करूँ, क्योंकि प्रयागराज मेरे लिए अननोन सिटी थी। लास्ट में मैंने बताया कि हम दोनों यहाँ से घर छोड़कर अपने चले गए, तो ये सोच के नहीं गए थे कि हमें अलग ही रहना है, परिवार से दूर ही रहना है। ये सोच तो रही नहीं बिल्कुल भी, और ये सोच नहीं रही, इसका खामियाजा मैं आज भुगत रहा हूँ। हम दोनों यहाँ से पहले गए जयपुर, क्योंकि जयपुर एक ऐसा रूट था जिस तरफ इनका दिमाग नहीं आता, वो उल्टी दिशा में था, और स्टेट भी चेंज था, क्योंकि यूपी में थोड़ी राजनीतिक पकड़ थी पिताजी की, तो वो यहाँ पे तो अपना सोर्स यूज करके जानकारी आसानी से हासिल कर सकते थे, मगर वहाँ पे स्टेट दूसरा था। तो वहाँ पे भी इन्होंने सोर्सेस वगैरह लगाए, मगर उसमें काफ़ी समय लगता है, उतना समय हमें मिल जाता है। फ़ोन वगैरह मैंने रास्ते में ही फेंक दिया था अपना। जिस चीज़ से मेरा पीछा किया जा सकता था वो चीज़ थी एक मात्र, मेरे साथ यहाँ से गया हुआ एक लड़का, उसको भी मैंने वहीं तक रखा, जयपुर में होटल तक वो छोड़ के आया, वहीं से विदिन हाफ एन आवर वो निकल गया, आधे घंटे के अंदर ही चेक इन करते ही वो उधर निकल गया। हम लोगों ने उसे होटल को तुरंत चेकआउट कर दिया। फिर वहाँ से हम लोग पैदल पैदल, कोई ऑटो नहीं, कोई रिक्शा नहीं, ताकि वहाँ से भी कोई सुराग अगर मिल जाए कि इस होटल में थे, इस होटल में से किस होटल में गए, तो कोई ऑटो नहीं, कोई रिक्शा नहीं, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले तब भी जानकारी में रहते हैं होटलों के, तो वो चीज़ें थी दिमाग में, तो हमने कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं लिया, पैदल पैदल लगभग 1 किलोमीटर दूर दूसरे होटल में हमने रूम ले लिया। फिर भी मेरे दिमाग में विचार आया कि शायद सीसीटीवी से या किसी चीज़ से ट्रैक कर लिया जाए, और थोड़ी नज़दीकी भी है, तो 1 किलोमीटर के आसपास के और होटलों को सर्च किया जा सकता है। तो मैंने फिर वो होटल भी 2-3 घंटे बाद चेकआउट कर दिया, और तीसरा होटल लिया मैंने वहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर, जो सिटी के दूसरी तरफ ही हो गया, जिस तरफ वो छोड़ के गया था उससे के अपोजिट साइड में जाकर। 2-3 दिन के अंदर ही अंदर हमने वहाँ पे आर्य समाज में शादी कर ली, बिल्कुल अपने हिंदू रीति रिवाज से। शादी करने के बाद फिर हम वहीं रहे। मैं अब भले ही वो आ जाएं, भले ही पकड़ लें, भले ही मिल लें, वो चीज़ें हमने तब भी अपने पास ही रखी थी कि आवश्यकता पड़े तो अपने आप को इस दुनिया से विदा कब करना है, कैसे करना है, वो हमारे हाथ में है। अगर किसी भी प्रकार से वो ज़बरदस्ती करके अगर हमें अलग अलग ले भी जाते हैं, क्योंकि शादी तो अब हमने कर ही ली, तो जो हमारी एक इच्छा थी वो पूरी हो गई थी। अब उसके बाद ऐसे कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि हमें कहीं जाना है या अभी ये करना है, अभी वो करना है, कुछ नहीं। 4-5 दिन के बाद जो लड़का मुझे होटल में छोड़ के गया था उसका मेरे पास कॉल आया है, क्योंकि वो नंबर मैंने वहाँ पे ले लिया था, फिर मैंने ही कॉल किया था उसको, तो वो नंबर उसे मालूम चला। तो पहले तो उसने नॉर्मल बातें की कि यहाँ पे तो बहुत स्थिति खराब है भैया, और यहाँ पे तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ी सी उसने ये 1-2 बातें एबनॉर्मल करी, मतलब जो नॉर्मल नहीं लगी मुझे डाउट हो गया। उसने बोला कि जो तुम्हारा छोटा भाई है वो आता है तो वो गालियाँ देता है कि ये कर दिया उसने, ये कर दिया उसने, क्योंकि ये संभव नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। मुझे इतना मालूम था कि कुछ भी हो जाए, पहली बात तो वो मुझसे तू करके नहीं बोल सकता मेरा छोटा भाई, और गाली देना तो बहुत बड़ी बात हो गई। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि मेरे लिए ये चीज़ विश्वास करने लायक नहीं है। उसे लगा कि हाँ भाई भाइयों में ऐसा होता है तो इनके यहाँ भी होता ही होगा। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, या तो इससे कोई झूठ बुलवा रहा है, या फिर ये दबाव में आ गया, क्योंकि घर वालों ने उसको दबोच लिया था उस समय। उससे पुलिस वाले फ़ोन करवा रहे थे इस चीज़ को, नंबर ट्रेस करवाने के लिए। अब जैसी लोकेशन मिली वो लोग मुझसे बात करते रहे कि देखो परेशानी तो हो रही है, भला भला, ताकि बिजी रहूँ मैं फ़ोन पे, और फ़ोन पे बातें होती रहें तो जिससे लोकेशन मिलती रहे। तो मैंने मिसेज को बोला कि आप होटल में ही रुको, मैं जाता हूँ। तो ये लोग आए थे सवेरे ही, क्योंकि रात को बात हुई थी, तो ये 4-5 बजे करीब आ गए थे। तो पुलिस नहीं थी, पुलिस ने सिर्फ लोकेशन दे दी थी कि तुम जाओ, बोल देते हैं ना माँ बापों को कि समझा समझू के ले आओ भाई, केस नहीं बढ़ेगा।
अभी बाहर आउट में नहीं मालूम चला था, बस जो क्लोज लोग थे, जैसे उनके परिवार के जो क्लोज लोग थे उनको बता दिया, हमारे परिवार के जो क्लोज थे उन्होंने अपने परिवार को बता दिया। तो ये लोग आ गए सवेरे ही। तो मैंने आर्य समाज में जहाँ पे मैंने शादी की थी वहाँ पे गवाहों की भी 2 की आवश्यकता थी, तो 2 लड़के मेरे वहीं पे थे, वहीं के थे, जयपुर के। वो अननोन थे सबके लिए, उनके बारे में कोई नहीं जानता था। तो मैंने उनमें से एक लड़के को बस स्टैंड पे खड़ा करवा दिया था। वहाँ से, यानी मेरे शहर से जयपुर के लिए जितनी भी बसें आती हैं, उनमें सब में देखना, कोई भी अगर आता है तो परिवार में से या मिलने वालों में से, तो उसने लड़के ने पहचान लिया कि हाँ भैया, उसका फ़ोन आ गया मेरे पास कि यहाँ पे आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर फ़ोन करके, जो मेरे चाचा जी हैं, गाँव में ही रहते हैं वो, आए हुए थे, उनको मैंने कॉल कर लिया। तो मैंने बड़ा क्लियर कट में बोल दिया था मैं कि चाचा जी देखो ऐसा है, आप आए हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि हम लड़के को समझा-बुझा के ले जाएँगे, लड़की को अलग समझा-बुझा के ले जाएँगे, ज़बरदस्ती से ले जाके वहाँ पे शादी करवा दोगे और ये सब कुछ कर लोगे, तो मैं कहा ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कहा तुम मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, और लड़की को बोल दे रहा हूँ वो अपने आप को समाप्त कर ली, क्योंकि हमने जो करना था वो कर लिया। तो मैंने उनको क्लियर कट में बोल दिया था कि मैं भी फिर अपने आप को करूँगा, लेकिन मैं करूँगा फिर उस काम को करने के बाद। वो समझ गए कि ये उग्रवादी सोच है इसकी, और रिजल्ट कुछ मिलने जाने वाला नहीं है, ना कुछ बदलाव है। तो उन्होंने अपने आप में ही सरेंडर कर दिया। मगर इन्होंने तो वैसे ही समझ ही लिया था, पहले से ही जानते थे कि भाई ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं समझेगा, और फिर भी ट्राई तो लास्ट तक चलता ही है। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि चल ठीक है, तूने आर्य समाज में की है, कहाँ की है, अब इस चीज़ को पक्का कर दे, यानी कोर्ट के जरिए करके, क्योंकि उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट जो है एफआईआर इस तरीके से लिखवा दी गई थी मेरे परिवार के खिलाफ कि लड़की का अपहरण करके ले गया है ज़बरदस्ती बहला फुसलाकर। तो कम से कम कोर्ट में लड़की की गवाही हो जाएगी कि मैं राजी से हूँ और अपनी मर्जी से साथ में आई हूँ, तो वो एफआईआर जो है विड्रॉ हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, जो भी होता होगा कानूनी प्रक्रिया में, मुझे जानकारी नहीं। मैं ठीक है, ये काम सबसे पहले करूँगा मैं। मेरी वजह से परेशानी अगर हो रही है, वो परेशानी सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए। अगले ही दिन मैं वहाँ से फिर मिसेज को लेके हाई कोर्ट पहुँच गया, उस समय के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में। वहाँ जाकर जज साहब के सामने पहली बार उन चीज़ों को देखा, कैसे जज होते हैं, कैसे वकील होते हैं। उससे पहले कभी ये काम ही नहीं पड़ा कोई, और बड़ी अच्छी प्रक्रिया भी थी। उनकी जज साहब की भी तारीफ़ करूँगा, क्योंकि एक होती है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, कि भाई लड़के आ गए, हाँ भाई रहते हो साथ में रहना है, चलो ठीक है हो गया, वो चीज़ नहीं। उन्होंने बाकायदा पूरा विश्वास में लेकर, मतलब मेरी मिसेज को, कि बेटा अब आप यहाँ पे हो, आपको कोई भी माई का लाल टच नहीं कर सकता, ना ये कर सकता है जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, इसको भी अगर तुम चाहो तो अभी के अभी हम जेल में डालते हैं, ये जीवन भर तक बाहर नहीं निकलेगा और तुम्हें कोई परेशान तक नहीं करेगा। तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें परेशानी है, तो तुम उनके बारे में बताओ, हम उन्हें भी दंडित करेंगे। पूरा विश्वास में लेकर के, और तो और मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर भी, मतलब कोर्ट रूम के बाहर भी खड़ा कर दिया था, कि ऐसा भी होता है ना कि आंखों का डर कोई डरा करके खड़ा कर रखा है, तो वो डर बिल्कुल निकल जाए, वो क्लियर अपने बयान दे, जो उसकी स्थिति है, जो उसकी सोच है उस समय। तो हर तरीके से, बेटा अगर तुझे डरा रहा है ये, तू बता दे, अगर कोई परेशानी है तो बता दे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो रो गई कि नहीं 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 नहीं, मुझे बस इनके साथ ही रहना। जब सब कन्विंस हो गए, उन्होंने हम दोनों को बधाई भी दी कि चलो आप लोगों की उम्र सही है, अच्छी है, आपका जीवन अच्छा जाए, अच्छा गुजरे, ऐसा ही कह सकते हैं। और बेचारे हमारे साथ जाकर तो हमें हर परेशानी में से नहीं निकाल सकते। बयानबाजी हो गई, उसके बाद जो जज साहब का जो लेटर था कि हाँ जी लड़की अपनी मर्जी से आए, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, कोई अपहरण नहीं हुआ है, वो थाने में पहुंचकर एफआईआर को कैंसिल आउट करवा दिया। वो परेशानी हो गई हमारी ख़त्म। अब हम हो गए फ्री हैंड। अब इलाहाबाद से हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्योंकि ये भागम भाग में, होटल चेंज करने में पैसे सारे खर्च हो गए थे मेरे। 90,000 रुपये कुछ ले गया था, हालांकि थी बहुत बड़ी रकम, मगर खर्च भी उस प्रकार से हो रहे थे और मुझे उसकी परवाह नहीं थी कि हमें करना क्या है। हमें बस टारगेट था कि जाकर शादी करनी है, वो हमने कर ली थी, इसलिए हम बेफिक्र हो गए। अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ से, प्रयागराज से कहीं भी जाना हो तो कैसे जाऊँ और कहाँ जा कर के काम करूँ, क्योंकि प्रयागराज मेरे लिए
अननोन सिटी थी। इधर ये एनसीआर वाला एरिया जो है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, जैसे गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा इधर आकर के तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, और टाइम पास करना है 2-3 साल, उसके बाद तो मुझे अपने घर जाना ही जाना है। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो उस समय हो रही थी मुझसे। अगर उस समय मैं ये सोच लेता कि नहीं, मेरे घर वालों ने तो मुझे छोड़ दिया है, या मैं कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल के आया हूँ घर पे, इतने टाइम बाद ये चीज़ तो भूल जाएंगे, मगर उसका फर्क कितना रहेगा उनके अंदर, वो चीज़ नहीं आई थी मेरे अंदर। तो मैं पछताता हूँ, ये गलती मुझसे बहुत तगड़ी हुई थी। अगर उस समय मैं सोच लेता कि चलो ठीक है, मुझे जो करना था अब मैंने वो कर लिया है, अब घर वालों से मेरा कभी कभार मिलना हुआ करेगा, ये अगर सोच में ले आता अपने पास, वो आई नहीं थी कभी, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था मैं अपने घर से अलग रहूंगा, अपने माँ बाप से अलग रहूंगा, कभी नहीं। इवन अभी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन फिर जो मेरा यहाँ पे एक दोस्त था, उससे मैंने फ़ोन किया, मेरे कुछ पैसे थे किसी पे उधार, यहाँ पे थे उस पे ज़्यादा, मगर मैंने बोला कि उस पे जितने भी मिल जाएं इस समय, उतने ले करके जल्दी से मेरे अकाउंट में डाल दे भाई। और फिर उसी ने ही अपने एक रिश्तेदार से बात करके मेरी गुड़गांव में एक रूम वगैरह व्यवस्था बनवा दी, और बोल दिया कि आप वहाँ पहुँच जाओ गुरुग्राम। मैं गुरुग्राम पहुँच गया। अब गुरुग्राम में मैं 3-4 महीने रहा। बीच में मम्मी से बात मेरी स्टार्ट हो गई, बात करना मैंने चालू कर दिया फ़ोन पे। शुरुआत में तो कैसी हुई होंगी आप अंदाज़ा लगा लेना, मगर धीरे धीरे नॉर्मल होती गई। फिर उन्होंने बोला कि पास में ही मेरी जो क्लोज सिस्टर थी वो थी, तो उनसे तो बात चालू हो ही गई थी, उन्हीं के माध्यम से माता जी से बातें स्टार्ट हुई थी। तो वो भी पास में रहती थी, गुड़गांव से थोड़ा सी दूर है, धारूहेड़ा। तो उन्होंने बोला कि वहीं पे जाओ, वहीं पे रह लो। तो हम वहाँ पहुँच गए, 2-3 महीने वहाँ रहे। हम तो बस यही सोच के चल रहे थे कि अभी हम यहाँ पे टाइम पास किए जा रहे हैं, तब तक वहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं हो रही। धीमे धीमे यार दोस्तों से भी यहाँ पे बातें होने लग गई थी, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ से मिलने लग गया, और बाकी थोड़ा बहुत पिताजी की तरफ से आने लग गया। खर्चा कोई खास था नहीं, खास क्या, कोई खर्चा था ही नहीं। ऐसे ही करते करते जो जिया जी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्हीं की कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री में बुला लिया, जो कि थी गाजियाबाद में। फैक्ट्री तो थी ग्रेटर नोएडा में, लेकिन उन्होंने गाजियाबाद में आकर अपने आप को शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ पे उनका फ्लैट था। फिर वहाँ रहे, वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे अपने लिए अलग देखा, कि काफ़ी टाइम हो गया था भाई, मैं भी कब तक ऐसे रोज़ टाइम पास करना, आना जाना अच्छा भी नहीं लग रहा था, और थोड़ा सा फिर अजीब सा लगता था घर में ही रहना और कोई काम ना करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक हैं यहाँ पे तब तक कुछ तो करते ही हैं। तो पहले मकान ढूंढा, मकान क्या, एक रूम ढूंढा जो नॉर्मल सा बिल्कुल, और एक दुकान ढूंढी जिसमें मैंने मोबाइल नए बेचना, खरीदना, ये वाला काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मोबाइल की जानकारी मुझे ठीक ठाक थी उस टाइम के हिसाब से, सारे फंक्शन रन करना जानता था, एसेसरीज के बारे में, हर चीज़ों की थोड़ी सी मुझे मतलब थी, मोबाइल पे जो खप था मेरा, तो मैंने कहा मोबाइल से करता रहूँगा अपना। बाइक भी यहाँ पे जो थी मेरी, वो बाइक वहाँ पे मंगा ली, तो बाइक भी आ गई। शुरुआत में जो दीदी की स्कूटी थी उसी से काम चलाता रहा। मोबाइल का काम मेरा अच्छा चल गया, अच्छे से मतलब ऐसा होने कि बहुत ही बम्पर हिट हो गया। बस इतना कि हाँ, खर्चा पानी अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। धीमे धीमे घर में जो मेरा रूम था उसमें सारी चीज़ें कर ली, बेड ले लिया, सोफे ले लिए, कूलर ले लिया, और इन्वर्टर भी लगवा लिया। इतना काम मतलब इस लेवल का अपना काम चल रहा था, और थोड़ा बहुत बीच में कभी 5,000 कभी 10,000 से इधर से भी सपोर्ट होता रहा। मेरा काम चले इसलिए अच्छा गया क्योंकि उस समय चाइनीज़ मोबाइलों की एंट्री हुई थी इंडिया में। पहले नोकिया चलता था, नोकिया, और एक वो आया था कैडबरी, वो कैडबरी बोल रहा हूँ मैं, उसका नाम क्या था, ब्लैकबेरी। तो नोकिया और ब्लैकबेरी के मोबाइलों की कॉपीज जो है चाइना की आने लग गई थी उसी दौरान, उसी समय की बात है। वो मैं जा कर के लाता था,
उनकी रेट बिल्कुल जैसे मानो 2 गुना 3 गुना इतनी रेट पे जा करके बिकता था। एक तो आता बहुत सस्ता था, मुनाफा बहुत ज़्यादा देता था और हाथों हाथ बिकता था। लाता था, रखता था, दूसरे तीसरे दिन तक स्टॉक आउट हो जाता था। तो उससे थोड़ा-सा बैकअप बना, मगर रिपेयरिंग का काम वहाँ पे बहुत आने लगा और रिपेयरिंग का काम मुझे नहीं आता था टेक्निकली। थोड़ा बहुत मैं सॉफ्टवेयर वाले काम कर लेता था कि स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है, तब प्रॉब्लम यही होती थी। हैंग वगैरह हो गया है, उसके लिए बैटरी निकाल के लगा दो, बैटरी फूल गई है, कम जल्दी ख़त्म हो जाती है, बैटरी फूल गई है तो बैटरी चेंज कर दो, वो सब ऐसे काम कर लेता था। चार्जर, ईयरफ़ोन, इस तरीके की एक्सेसरीज़ बेच-बाच के इनसे भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। रिचार्ज वगैरह करके उनसे थोड़ी बहुत, रिचार्ज में तो खैर क्या ही होती थी, मगर रिचार्ज से क्या है, कस्टमर एक आपका रेगुलर कनेक्ट रहता है आपसे, इसलिए वो काम किया था। तो कुल मिलाकर बढ़िया चल रहा था सब कुछ, मगर थोड़ी पैसे की गर्माहट आई हमारी। हमें लगा कि यार ये काम जो है थोड़ा मगजमारी का है। चाइना के मोबाइल भी थोड़े अब उतने ही उस लेवल पे नहीं रहे। 1 डेढ़ साल चलाया था मैंने, क्योंकि रिचार्ज में कभी एक रिचार्ज खराब वो हो गया, किसी गलत में हो गया तो वो बराबर हो गया। कभी किसी को मोबाइल बेचा, क्योंकि शुरुआत में तो अच्छा रिस्पॉन्स था, बाद में चाइनीज़ की क्या कि खराब हो गया भाई, अब सामने वाला लेके आ रहा है, अब तुम बोल दो कि नहीं गारंटी नहीं है इसकी कोई, मगर सुबह ही लेके गया, शाम को वापस ला रहा है, तो इतना तो यार मेरे अंदर नहीं थी वो चीज़। दुकानदार करते हैं इन चीज़ों को कि मैं उससे मना कर दूं कि भाई मैं नहीं ले रहा वापस, और वापस तो ले लेता, लेकिन मैं कहाँ जा करके वापस करता। तो वो चोटें लगने लगी। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि यार ये थोड़ी सी अब ना काम रिस्क वाला है, इससे अच्छा है कि कोई ऐसा काम पकड़ूं जो एक तो मैं अकेला कर सकूं, जिसमें मैं किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं, क्योंकि उसमें कोई रिपेयरिंग का काम आ रहा है खोलने का, तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैंने कई बार ट्राई किया कि कोई मिस्त्री मिल जाए मुझे जो मोबाइल रिपेयर कर ले। यहाँ पे बात की अपने शहर में, अपने लड़कों से बातें की, यार दोस्तों से, मैं कहा भाई कोई लड़का हो तो भिजवाओ यार, यहाँ पे बहुत अच्छा काम है, इस चीज़ का बहुत स्कोप है, मगर बन नहीं पाई व्यवस्था। और फिर थोड़ी उसमें ये भी दिक्कत थी कि बीच बीच में दुकान बंद करके भी जानी पड़ती थी मुझे, क्योंकि कभी खाना खाने घर जा रहा हूँ तो, और कभी दीदी की बच्ची थी तो वहाँ पे पढ़ती थी, तो दीदी जॉब पे चली जाती थी, जीजा जी चले जाते थे, अकेली वो बच्ची रहती थी, तो उसका स्टॉप भी जो है मेरी दुकान पे ही था ड्रॉप का। तो स्कूल बस जो आती थी उसे वहीं पे ड्रॉप कर देती थी। तो जब तक दीदी की छुट्टी नहीं होती थी 1-2 घंटे तक वो मेरे साथ शॉप पे ही रहती, या फिर मैं उसे ले जा करके घर पे छोड़ के आता। तो उस दौरान जो है दुकानदारी में थोड़ी डिस्टर्बेंस होती थी, और कभी कोई काम पड़ गया, घर में लाइट खराब हो गई या कुछ भी हो गया, भाई वहाँ पे तो मैं ही था एक। तो मुझे बार-बार वो दुकान बंद करके या बगल वाले से बोल करके ये इस तरीके से काम चलाना पड़ रहा था। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि एक ऐसा काम ढूँढूँ जो प्रॉपर तरीके से, ना उसमें कोई चीज़ कि ज़्यादा स्टॉक भी ले लो तो कि बहुत ज़्यादा रेटें कम हो जाएँगी, क्योंकि चाइनीज़ के मोबाइल ले आए तुम, कभी उसका भी अच्छी कॉपी आ गई तो फिर जो पुराने थे जो रुक गए वो तुम्हारे पास रुक गए, उनकी रेटें फिर और डाउन हो गई, तो वो नुकसान थे। तो मैंने सोचा फिर कपड़े का काम, गारमेंट्स का, वो काम मुझे सूट भी किया, बढ़िया था, ठीक था, नॉर्मल था, कमाई उतनी नहीं थी जितनी मोबाइल से हो रही थी, मगर इतनी थी कि ठीक है, टाइम टू टाइम किराया निकल रहा था, और थोड़ा बहुत माल बिक रहा था, और लेकिन स्टॉक मेरा बढ़ता जा रहा था उसमें, ये प्लस पॉइंट हो रहा था। अब कपड़े के काम में क्या है कि आपका कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल आप करो, चलेगा ही चलेगा। अगर आप 3 साल तक रुक गए तो आप अपनी जेब से किराया नहीं दोगे, ये पक्का है। और अगर 5 साल तक रुक गए तो फिर आप दूसरा काम सोचोगे नहीं करने का। इतना अच्छा काम है, क्योंकि स्टॉक आपका बढ़ता जाता है, स्टॉक आपका एक्सपायर नहीं होता, स्टॉक आपका निकलना ही निकलना है, वैराइटी आपकी बढ़ती हैं, जब स्टॉक बढ़ता है तो वैराइटी बढ़ती है। बस आपको टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहना है। लेकिन टप्पा-टेरी हो रही थी मेरी भाई, क्योंकि इतना ना मेरे पास इन्वेस्ट था कि मैं इतना स्टॉक उसमें बढ़ाता जाऊँ। थोड़ा बहुत लाता था, थोड़ा बहुत बिकता रहता था, उससे काम चल रहा था। बस खर्चा पानी निकल रहा था, यही बहुत था मेरे। मगर ये चीज़ कब तक चलती? अब मुझे वहाँ पे भी 2-3 भाई मिले, अच्छे थे, दोनों सगे भाई थे। तो उनसे मेरी ट्यूनिंग अच्छी हो गई थी, बातचीत मैं बड़े भाई के रूप में उनको देखने लगा, और अच्छे थे वो, थे भी बड़े भाई बनने के लायक। एक मतलब लिंक जुड़ा किसी भी प्रकार से कि प्रॉपर्टी के काम में हम लोग तीनों साथ में हो गए। बिल्डर जो अपनी प्रोजेक्ट्स बनाता था, तो उसमें मतलब एज ए सेल्समैन उनके प्रोजेक्ट को दिखाना, प्रेजेंट करना, फ्लैट के बारे में जानकारी देना, प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देना,
अगर 1-2 केस भी अगर आपका हो जाता है महीने में, तो आपके 2-3 लाख रुपए सड़ते उसमें। तो मैं कहा ये काम ठीक है यार, इसमें ऐसी कोई टाइम की पाबंदी भी नहीं है कि सुबह इतने बजे दुकान खोलनी है और फिर आना जाना नहीं है कहीं पे भी, फिर बंद ही नहीं कर सकते ये चीज़ वो चीज़। तो मैं कहा ये चीज़ ठीक है। तो हम फिर प्रॉपर्टी के काम में घुस गए। ईश्वर की कृपा से वो काम इतना बेहतरीन चला, फिर लगा कि शायद तब भी मैं उस चीज़ को ये नहीं सोच रहा था कि मैं ये पैसा यहाँ पे कमा के यहीं पे सेट होऊँगा, यहीं पे मकान लूँगा या यहीं पे, तब भी मेरा यही था यहाँ से पैसे कमा के फिर मैं यही वाला काम जा कर के वहाँ पे करूँगा अपने शहर में, अपने घर पे रहकर। तो मतलब घर मेरे दिमाग से बिल्कुल गया ही नहीं, ना मेरे माँ-बाप मेरे दिमाग से कहीं गए। बस वो समय था, वनवास था मेरा, मैं उसे मान के चल रहा था कि ये बस वनवास है मेरा, वो मुझे काटना है। उसके बाद मुझे अपने माँ-बापों के पास ही जाना है। पिताजी आ रहे हैं, मुझे सामने से दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखता हूँ मैं, अगर बीच में फिर टाइम मिलेगा तो कंटिन्यू करूँगा इसको, वीडियो को, नहीं तो फिर ये भी मुझे यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी या फिर घर पे जाके देखते हैं, जैसी भी होगी आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिल रही है, दूसरी मिलेगी फिर तो दूसरी दिखाएँगे। तब तक के लिए आपसे राम-राम कर लेते हैं, राम-राम।